हेलो किड्जू, कैसे हो? बड़ा मेरा सारा अच्छा होगा। पढ़ाई सही से चल रही है भाई। एग्जाम आ रहा है तो आई होप सारे बच्चे लोग अब पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना शुरू कर चुका होगा। ठीक है बेटा, ऐसे तो हमारे बायो के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, डिलीटेड चैप्टर्स भी सारे कंप्लीट हो गए हैं और हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक है, ये जो चैप्टर है बेटा, ये हमारा डिलीटेड पोर्शन में ही है, तो जिसका सीबीएसई में नहीं आ रहा है, यू कैन लुक थ्रू दिस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। और नहीं है तो जो अदर बोर्ड्स के हैं उनका आ रहा है, तो आप प्लीज इसे अच्छे से चेकआउट कर लेना। ठीक है, हम इसीलिए इसको बहुत इलेबोरेटेड नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी कोर करके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम होगा हमारा, जिससे हमारा बेसिक फंडा हो जाए। बेटा इसमें बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, पर आपको इररेलेवेंट डेटाबेस में नहीं जाना है, आपको एनसीईआरटी ओरिएंटेड डेटास पे ही बस ध्यान रखना है और उन्हें रिवाइज और मेमोराइज करना है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें दो पोर्शन है, कुछ जू का पोर्शन है और आपके बॉटनी का पोर्शन है। जू का पोर्शन ऑलरेडी आपको विकास सर कर चुके हैं, आज जो बॉटनी वाला पोर्शन है वो मैं आपको करूंगी। ठीक है, तो हमारे बॉटनी इसीलिए हमारा लेक्चर 2 है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली बेटा कौन कौन से पोर्शन देखेंगे? पहले देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे सिंगल सेल प्रोटीन और तीसरा हम देखेंगे पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर। क्लियर? इन्हें हम जल्दी से सम अप कर लेंगे कोर एनसीईआरटी को ध्यान में रख के। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है। ठीक है, इसे जानने से पहले सबसे पहले कुछ चीजों को ध्यान से समझ। क्या ध्यान से समझना बेटा? एनसीईआरटी का पहला पैरा हमसे कह रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज एक ग्लोबल इशू जैसा है, बहुत मतलब लगभग ऑल ओवर द अर्थ हमारा ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण बेटा क्या हो रहा है? फूड की डिमांड बढ़ रही है। क्या बढ़ी है? फूड की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड जो बढ़ेगी तो सप्लाई भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे लैंड एरियाज हैं वो तो नहीं बढ़ रहे। तब हमें क्या करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस मेथड को यूज करना और कन्वेंशनल सोर्स को यूज करना, ताकि और एग्रीकल्चरल लैंड एरिया को इंक्रीज करना। एग्रीकल्चरल कवर्ड लैंड एरिया की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, ताकि हमें सप्लाई बढ़ा सके। लेकिन इन सारी चीजों को करने के बाद जो हम सप्लाई बढ़ा रहे बेटा, वो लिमिटेड ही है। सप्लाई क्या होती है? लिमिटेड होती है। अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस भी यूज करें, प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग यूज करते हैं, तभी जो हमारी सप्लाई डिमांड सप्लाई होगा वो लिमिटेड होगा। ठीक है, जिसके कारण जितना डिमांड है उतनी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए एक अल्टरनेट मेथड को ढूंढा गया, जिसे कहा गया है प्लांट ब्रीडिंग। बेटा प्लांट ब्रीडिंग में बेसिकली क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंटली समझो कि यहाँ पे पर्पसफुली, पर्पसफुली का मतलब है प्लांट्स में ह्यूमन के इंटरवेंशन से इंसान जानबूझ के कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? मैनिपुलेशन कर रहा है। कहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहा है? उसकी जेनेटिक लेवल पे। ठीक है, ये जेनेटिक लेवल पे मैनिपुलेशन क्यों कर रहा है उस प्लांट स्पीशीज में? ताकि उस प्लांट की कई डिफरेंट वैरायटीज मिल सके, कई डिफरेंट वैरायटीज मिल सके। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? जब ह्यूमन पर्पसफुली मैनिपुलेशन कर रहा है, जेनेटिकली चेंज कर रहा है, किस में? प्लांट स्पीशीज में, टू ऑब्टेन डिफरेंट न्यू वैरायटीज। अब ये न्यू वैरायटीज क्यों चाहिए? क्योंकि हमें प्लांट के प्रोडक्शन को बढ़ाना था। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहली बात क्या है? इंक्रीज क्रॉप यील्ड, इंप्रूव्ड क्वालिटी। ठीक है, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, क्रॉप का प्रोडक्शन जो हो रहा है उसे बढ़ाना, इंप्रूव्ड क्वालिटी, अच्छे
क्वालिटी के। क्लियर हुआ? इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने देखा प्रीवियस चैप्टर्स में जब हम इकोलॉजी डील कर रहे थे कि कई हमारी एक्टिविटीज के कारण अर्थ पे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे चीजें कलेक्टिवली वर्क कर रही है और इन्वायरमेंटल कंडीशन को वर्सन अप कर रही है। ठीक है, यानी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। और हम सब जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में सही से ग्रो नहीं कर पाते और उनका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। तो जब हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं तो हम वैसे प्लांट वैरायटीज को ही सिर्फ इंक्लूड नहीं करना चाहते जिनका प्रोडक्शन बढ़े, जिनकी क्वालिटी इंप्रूव हो, बट वो ऐसे हो कि वो अपने आप को एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को वो टॉलरेट कर सके और वहां पे भी वो प्रोडक्शन दे सके। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, दैट इज इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। ठीक है, आगे चल के बेटा पढ़ोगे कि कई बार ये भी होता है कि भाई प्लांट ने प्रोडक्शन भी दे दिया, वो स्ट्रेस कंडीशन को भी विथस्टैंड कर पाया, लेकिन जब ओवरऑल प्रोडक्शन आया तो हमारे पास कई प्रॉब्लम्स आती है, जैसे हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज का सिस्टम नहीं होता है। तो क्या होता है, ये जो प्लांट्स हैं इन पे पेस्ट, डिजीज, इंसेक्ट्स एक्ट करते हैं और 20 to 30% प्लांट हमारा प्रोडक्शन जो होता है लॉस हो जाता है। इसे भी ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्शन सप्लाई हुआ लेकिन वो सप्लाई मतलब प्रोडक्ट के टाइप पे ना यूज हो पाया तो वो भी तो वेस्ट हो गया ना बेटा। तो उस वेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम थर्ड कंडीशन करते हैं कि हम ऐसा प्लांट डेवलप करें, ऐसी प्लांट वैरायटीज डेवलप करें जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करे पैथोजन से, ताकि वो डिजीज फ्री रहे, क्योंकि कोई भी डिजीज प्लांट को नहीं खाना चाहेगा। ठीक है, डिजीज फ्री रहे इंसेक्ट से, पेस्ट से, है ना। सिंपल सा एग्जांपल समझो, इफ यू गो टू अ शॉप और आपको बैगन खरीदने हैं, ब्रिंजल खरीदने हैं, तो एक ब्रिंजल जिसमें आपको कीड़े लगे हुए दिखेंगे और एक फ्रेश दिखेगा, तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर फ्रेश ब्रिंजल, नॉट दैट पेस्ट लगा हुआ ब्रिंजल, है ना। क्लियर हो गया? तो इसीलिए इन तीनों चीजों पे काम किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है? जेनेटिक मैनिपुलेशन करके, ताकि हमें क्या हो, ओवरऑल इंक्रीज हमारी बढ़े। क्यों बढ़े? ताकि जो डिमांड बढ़ रही है उस डिमांड को वो मीट कर सके। ठीक है, यानी देखो बेसिकली फूड का जो रिक्वायरमेंट है ना वो किस पे चलता है? डिमांड एंड सप्लाई पे, डिमांड एंड सप्लाई पे। तो अगर हम डिमांड बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमें सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। अगेन आई सेड कि सप्लाई तभी बढ़ेगी जब हम कुछ अल्टरनेट मेथड्स यूज करेंगे। कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस से, लैंड एरिया इंक्रीज करने से हमें जो सप्लाई बढ़ता है वो बहुत ही लिमिटेड है, डिमांड फिर भी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सप्लाई। इसीलिए हम क्या करते हैं, जेनेटिक लेवल पे चेंज करते हैं ताकि हमें ऐसे हाइब्रिड्स प्लांट मिले जो हमें ज्यादा ईल्ड दे सके, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी सरवाइव कर सके और पैथोजन और पेस्ट फ्रीज भी हो। ठीक है, क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? सो दिस इज द प्लांट ब्रीडिंग। अब प्लांट ब्रीडिंग के बाद क्वेश्चन टाइप, देयर आर एनसीईआरटी में 2 टाइप्स की प्लांट ब्रीडिंग बताई गई है, एक कन्वेंशनल ब्रीडिंग और एक क्लासिकल ब्रीडिंग। बेटा कन्वेंशनल ब्रीडिंग ट्रेडिशन से चली आ रही है, यानी जब से हम कल्टीवेशन लगभग कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तब से हमारा आ रहा है ये। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तब से ये हमारा चला आ रहा है। तो ये बेसिकली डोमेस्टिकेशन होता है। क्या होता है बेटा? डोमेस्टिकेशन होता है। सो बेसिकली आज जितने भी मेजर क्रॉप है जो हमें मिल रहे हैं, इट इज ड्यू टू कन्वेंशनल ब्रीडिंग, जो हमने हजारों हजारों साल में प्लांट्स की ब्रीडिंग की, डोमेस्टिकेशन की, प्लांट से प्लांट ग्रो कराया और प्लांट ग्रो कराया और प्लांट ग्रो कराया। सो दिस इज नोन एज कन्वेंशनल ब्रीडिंग, जो
ट्रेडिशनल काल से हमारे साथ चला आ रहा है। राइट नाउ जो हम जानना चाहते हैं वो है क्लासिकल ब्रीडिंग। बेटा क्लासिकल ब्रीडिंग क्या होती है? जब हम क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन करते हैं प्योर लाइंस की। बेटा जेनेटिक्स याद करो, प्योर लाइंस का मतलब होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन, दिस इज प्योर लाइन, दिस इज प्योर लाइन, है ना, डोमिनेंट रेसेसिव, याद है ना। तो जब हम प्योर लाइन की क्रॉसिंग कराते हैं या हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, और ये किस मेथड से कराते हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, ताकि हमारा जो डिजायर प्लांट है उसमें डिजायरेबल ट्रेट हो। ठीक है, यानी सिंपल सी बात समझो, मैंने दो डिफरेंट प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया। एक प्लांट को अगर मैंने आइडेंटिफाई किया प्लांट ए, इसका हाई ईल्ड है, हाई ईल्ड है, इसका क्या है बेटा? हाई ईल्ड है। ठीक है, हाई ईल्ड, ठीक है। और इसे मैंने फ्यूज कराया दूसरे प्लांट से, इसका क्या है? ये प्रोटीन रिच है, ये क्या है? प्रोटीन कंटेंट इसमें ज्यादा है। ठीक है, अब देखो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों हमने जो लिया ये होमोजाइगस प्योर ब्रीड थी। अब हमें एक ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें इन दोनों प्लांट की जो डिजायरेबल क्वालिटी है वो पाई जानी चाहिए। यानी प्लांट ए की तरह वो हाई यील्ड दे और प्लांट बी की तरह वो क्या दे? हमारा प्रोटीन कंटेंट रिच दे। ठीक है, तो ये चीज जब हम करेंगे बेटा, तो हम कैसे करेंगे? हम कह देंगे प्लांट अपने आप करेगा? नहीं, आपको याद करो जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे, वहां पे आपने कंट्रोल पॉलिनेशन पढ़ा था, है ना, याद करो, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। तो इस तरह की टेक्निक्स यूज करके हम कंट्रोल पॉलिनेशन कराते हैं, और इस तरह से कंट्रोल पॉलिनेशन करा के हम इसी को क्रॉसिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग। जब दोनों डिजायर ट्रेट के प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग कर रहे हैं तो इसे हम क्रॉसिंग कहते हैं। अब क्योंकि जो हमें मिलेगा दिस इज सी, और इस सी में ए और बी दोनों के ट्रेड्स हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों बोला बेटा? क्योंकि इसमें ए का भी ट्रेट है दैट इज हाई यील्ड, और बी का भी ट्रेट है दैट इज इट इज रिच इन प्रोटीन कंटेंट, इसीलिए इसे बोलते हैं हाइब्रिड। एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्लासिकल ब्रीडिंग। क्लासिकल ब्रीडिंग में ह्यूमन इंटरफेरेंस से हम पहले क्रॉसिंग करते हैं जिससे हमें हाइब्रिड्स मिले, सो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। और इस चीज को अचीव करने के लिए हमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन करना पड़ता है। क्लियर हुआ? और ये सब चीज कंट्रोल्ड पॉलिनेशन यानी कंट्रोल्ड की जाती है। ठीक है, क्लियर? सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग्स। अब हमारे पास आता है कि भाई हमें ब्रीडिंग क्यों के प्रोग्राम को हमेशा सिस्टमैटिक वे में करना है। यानी जब भी हम ब्रीडिंग कर रहे बेटा, इट शुड बी ऑलवेज इन स्टेप्स। रैंडमली हम कुछ भी मन हुआ और कर दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो ब्रीडिंग के मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वायबिलिटी, दूसरा इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स, तीसरा क्रॉस ब्रीडिंग अमंग दी सिलेक्टेड प्लांट, फोर्थ selection and testing of superior recombinants, and fifth टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। ये पांचों स्टेप को हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे बेटा, बट दिस पांचों स्टेप को आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है। ये इंपॉर्टेंट है। कई बार 2 से 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन
5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो बेटा आपको सारे मेथड को डिस्क्राइब करना है, लेकिन इट्स बेटर पहले आप ये पांचों मेथड को एक साथ लिख लेंगे ताकि अंडरस्टूड हो जाए कि ये 5 मेथड्स है और फिर इन पांचों मेथड को डिस्क्राइब करें। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस 5 मेथड्स, ठीक है। अब हम एक एक मेथड्स को देखेंगे। सबसे पहला कह रहा है कलेक्शन ऑफ वाइबिलिटी। देखो हमने क्या पढ़ा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हमें ब्रीडिंग करना है तो जेनेटिक वाइबिलिटी इसकी रूट है। यानी कोई भी चीज का आधार क्या है, अगर हमें ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाना है किसी भी प्लांट का तो उसकी जो आधार होगा वो होगा जेनेटिक वाइबिलिटी। जेनेटिक लेवल पे जितने भी चेंजेस हैं उन सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीशीज को, प्लांट वैरायटीज को कलेक्ट करना, दिस रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ वाइबिलिटी। ठीक है, क्या बोल रही हूं बेटा, कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, जो वाइल्ड वैरायटीज है, स्पीशीज है और रिलेटिव्स ऑफ कल्टीवेटेड स्पीशीज इन अ प्री रिक्वेस्ट फॉर इफेक्टिव exploitation of natural genes available in the population. This is very important to understand. ठीक है, ये आपको समझना है कि हमारी पॉपुलेशन में, मैंने आपको, आप पढ़ चुके हो जेनेटिक्स में, बड़े अच्छे से पढ़ चुके हो कि प्लांट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट अलील्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, और एक पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होंगे, स्पेशली जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, इन सारे डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस को, यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो जितना ज्यादा हमें ऑप्शन मिलेगा बेटा उतना ज्यादा हम डिजायर्ड ट्रेट पे काम कर पाएंगे, है ना। जितना कम ऑप्शन मिलेगा उतना कम हम डिजायर्ड ट्रेट पे काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले ज्यादा ऑप्शन कलेक्ट करना है, और ज्यादा ऑप्शन कैसे कलेक्ट होगा, उस पॉपुलेशन में जितने भी नेचुरल जीन्स हैं उनको कलेक्ट करना, जो चाहे इन वाइल्ड प्लांट फॉर्म में पाए जाए, कल्टीवेटेड फॉर्म में पाए जाए, उन सब का कलेक्शन करना, और उसी कलेक्शन को, उन्हीं कलेक्शन को जब हम सारे को कलेक्ट करते हैं ना, जब या तो प्लांट के फॉर्म में या सीड के फॉर्म में जितने भी अलील्स उस पॉपुलेशन में पाए जा रहे हैं, ठीक है, उन सारे के कलेक्शन को जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं। बेटा ये डेफिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या होता है, जो इंटायर कलेक्शन है, किसका, प्लांट्स का और सीड्स का, जो जितने भी अलील्स, डिफरेंट अलील्स, किसी भी गिवन क्रॉप के जितने भी जीन्स, ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप्स कि जब हम कलेक्शन करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। यानी यहाँ पे पॉपुलेशन में जितने भी डिफरेंट डाइवर्स अलील्स के फॉर्म दिख रहे हैं उन सब को कलेक्ट करना, और इसी को हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं। सो 1 मार्क्स में कभी कभी या फिल इन द ब्लैंक्स में ये डेफिनेशन के फॉर्म में या ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में दे देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स। अब क्या हुआ बेटा, देखो हमने सबसे पहली बात, हमने ग्रुप ऑफ प्लांट्स को सिलेक्ट कर लिया। इट इज समवट लाइक दिस, देखो ऐसा समझो, पहले अगर मुझे कोई भी फिल्म में रोल देना है, मतलब कोई भी मैं फिल्म कास्ट कर रही हूँ, प्ले कास्ट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट रोल के लिए चाहिए, एक्ट्रेस चाहिए डिफरेंट डिफरेंट रोल के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एक बंदे को उठाऊंगी, बोलूंगी तुम एक्टर हो, तुम एक्टर के पापा रहो, एक्टर की मम्मी रहो, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले मैं एक ऑडिशन करवाती हूँ, और ऑडिशन क्या होता है, ऑडिशन में वो सारे लोग जो कोई भी रोल करने के लिए इंटरेस्टेड है वो सब आ गए। सो दैट इज द फर्स्ट कंसेप्ट, कलेक्शन। उस पूरे एरिया में जो भी वो रोल करने के लिए इंटरेस्टेड है, ड्रामा में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड है, उन सबको मैंने कलेक्ट कर लिया। अब उन सब, जैसे मेरे पास 2-3 रोल है और लोग आ रहे हैं 300, तो मैं 300 को तो वो रोल दूंगी नहीं, है ना। तो अभी मैंने पहले कलेक्शन किया ताकि मेरे पास ऑप्शन रहे, तो मैं बेस्ट चूज करूं ना। मैं 3 लोगों को ही पकड़ लूं, हो सकता है दे वर नॉट बेस्ट, मेरा प्ले सही सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, फिर समझ गए।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, कलेक्शन कराया, ज्यादा जितना रिक्वायरमेंट था उससे ज्यादा लाया और उनमें से हम बेस्ट चूज, जितना ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे उतना हम बेस्ट ऑप्शन चूज कर पाएंगे, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप क्या हुआ कि हमें उनमें से प्लांट को आइडेंटिफाई करना है जिसमें वो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। यानी अगर प्ले का रोल करना है, एक हीरो का रोल करना है, वो हीरो एक मेच्योर इंसान का रोल है, तो ऑब्वियसली मैं उसमें चेकआउट करूंगी कि जितने भी मेरे पास ऑडिशन देने आए हैं उसमें जो एक मेच्योर इंसान है वो लुक कौन दे रहा है, ठीक है, वो वॉइस की ग्रेविटी किस में है। तो उसी तरह से सिंपल लैंग्वेज में समझो कि उन प्लांट्स में से जो हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स के प्लांट है उन्हें सेलेक्ट करना, ठीक है। और अगेन अब हमने ये प्लांट को सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है हमारा ए, इस प्लांट को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस प्लांट का नंबर बढ़ाना होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर इंक्रीज करना होता है, क्योंकि जितना ज्यादा, यानी सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे प्ले के कंटेक्स्ट में करता हूँ तो यहाँ पे नंबर इंक्रीज नहीं करते, यहाँ पे उस बंदे को फिर हम ट्रेन करते हैं, डायरेक्टली कल से नहीं बोलते कल से आओ मेरी प्ले की एक्टिंग करो, नो, पहले उसे ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, स्क्रिप्ट देते हैं, पढ़ना बताते हैं, क्या रोल है उसे बताते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे बेसिकली क्या, हमने जो प्लान सेलेक्ट कर लिया तो वो पॉपुलेशन में प्लांट आया, यानी उसका अमाउंट बहुत कम है, उसे अब हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर दिया, उसका नंबर इंक्रीज कर दिया और मल्टीप्लाई करके इंक्रीज नंबर जब हमें मिल गया, इस इंक्रीज नंबर पे हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, अभी मैंने बताया कि हमारे जो डिजायर्ड प्लांट्स हैं उन्हें हम क्रॉस करेंगे, कंट्रोल्ड क्रॉस करेंगे, और इस कंट्रोल क्रॉस में वो प्लांट्स जिनमें दोनों के कैरेक्टर आएंगे उन्हीं को हाइब्रिड कहते हैं और उन्हें सिलेक्ट करेंगे। देखो बेटा एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जरूरी नहीं कि हम जब क्रॉस करें तो 100% जो प्रोजेनी हमें मिलेगा उसमें हमें ट्रेड दोनों पेरेंट के देखने को मिलेंगे, हम सिर्फ उसको सेलेक्ट करेंगे जिनमें वो ट्रेड देखने को मिलेगा। क्लियर, अंडरस्टूड? सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड प्लांट्स। अगेन मैंने बोला जो हमारा डिजायर क्रॉप कैरेक्टर्स है, जैसे हाई प्रोटीन क्वालिटी होनी चाहिए और डिजीज रेसिस्टेंस, यहाँ पे डिजीज रेसिस्टेंस का एग्जांपल दिया हुआ है कि दो प्लांट चूज किया, एक प्लांट में प्रोटीन क्वालिटी ज्यादा थी, क्वांटिटी ज्यादा थी, और दूसरे प्लांट में हमारा क्या था, डिजीज रेसिस्टेंस था। ये दोनों की ट्रेट था जिसपे हमने काम किया कि ये डिजीज रेसिस्टेंट है और ये हमारा प्रोटीन रिच है, यानी हमें प्रोटीन रिच प्रोडक्शन चाहिए और वो प्लांट डिजीज रेसिस्टेंट हो ताकि हम मिनिमम केमिकल्स को यूज कर सके और हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो जब हम इन दो प्लांट्स को क्रॉस करेंगे तो हमें यहाँ पे हाइब्रिड्स मिलेगा। सारे हाइब्रिड्स नहीं मिलेंगे, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स क्या होगा, इनमें इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखेगी, डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स, ठीक है। सो हमें डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पेरेंट्स की दिखेगी और यही हमें बेसिकली चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंस। देखो बेटा यहाँ पे समझो, बहुत प्यार सी बात, एक टर्म होता है हेट्रोसिस, आप देखोगे एनसीईआरटी में ये टर्म नहीं यूज किया है लेकिन ये टर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली क्या है, अगर एक मैंने प्लांट लिया, पेरेंट लिया, एक में प्रोटीन था, कंटेंट ज्यादा था, एक में हमारा डिजीज रेसिस्टेंट था, हमसे जो प्लांट मिला जिसमें ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये जो प्रोजेनी है हमारे पेरेंट से सुपीरियर जीनोटाइप शो किया ना, क्योंकि इसके पास दोनों पेरेंट्स के हमारे डिजायरेबल ट्रेड पाए जाते हैं। यानी
जो हमें चाहिए वो मिलेगा। आपको पता है, ये बहुत अच्छे से आप जेनेटिक्स में पढ़ चुके हो कि कभी भी जब आएगा देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज, जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कभी भी क्लोन्स एग्जैक्टली नहीं मिलते, तो जेनेटिक मेकअप में वेरिएशंस होते रहेंगे। तो हमें ऐसे प्लांट जिनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आए, वैसे प्लांट को ही हम सुपीरियर ब्रीड या हाइब्रिड या रिकॉम्बिनेंस कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी यह बेटा आप पढ़ चुके हो। क्लियर हुआ? तो ये प्लांट्स को हमें सिलेक्ट करना है। बाकी प्रोजेनी हमारे लिए अभी फॉर प्लांट ब्रीडिंग यूजफुल नहीं है। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग के कंटेक्स्ट पे हम बात कर रहे हैं बेटा। तो राइट नाउ व्हाट आई सेड इज दैट कि जब हमने क्रॉसिंग कराई, हाइब्रिड्स बने, सो वी हैव टू सेलेक्ट ओनली हाइब्रिड्स विच कंटेन बोथ द ट्रेट ऑफ द पेरेंट। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम रिकॉम्बिनेंस, क्योंकि वहां पे रिकॉम्बिनेशन हुआ, दोनों पेरेंट्स के कॉम्बिनेंट डिफरेंट कॉम्बिनेंट्स हैं। ठीक है, सो आप वो ट्रेड को चूज करोगे, उन प्लांट को चूज करोगे। ठीक है, और यहां पे साइंटिफिक इवैल्यूएशन होती है प्रोजेनी की, एंड ईल प्लांट दैट आर सुपीरियर टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स। दोनों से सुपीरियर क्यों हुआ? क्योंकि ए के पास प्रोटीन तो था लेकिन डिजीज रेसिस्टेंस नहीं था, बी के पास क्या था? डिजीज रेसिस्टेंस तो था, प्रोटीन नहीं था। लेकिन जो प्लांट हमें हाइब्रिड मिला, उनके पास ये दोनों चीज है, इसीलिए वो दोनों पेरेंट्स से इररिस्पेक्टिव सुपीरियर माने गए। ठीक है, क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? अब जो हमारे रिकॉम्बिनेंस है या हाइब्रिड्स है, जिनमें ये दोनों चीजें मिल रही है, जो सुपीरियर है, सुपीरियर प्रोजेनी, वी यूज दिस टर्म सुपीरियर प्रोजेनी। ठीक है, ये जो सुपीरियर प्रोजेनी है, इन्हें हम सेल्फ पॉलिनेट करते हैं। बेटा ये सारी चीजें हम ऑलरेडी जेनेटिक्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पढ़ चुके हैं। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है? सेल्फ पॉलिनेट करते हैं सेवरल जेनरेशन, सेवरल जेनरेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। हम ये सेवरल जनरेशन क्यों करते हैं? ताकि जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाए। स्टेबलाइज का मतलब ये कैरेक्टर प्योर लाइन में डेवलप आ जाए, होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए। प्योर लाइन मतलब होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए। सो दैट मीन्स अगर मैं ये चीजों को बोलूं, जितना इजीली बोल दिया उतनी इजीली हो नहीं रहा बेटा। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हमको कई जेनरेशन तक करना पड़ रहा है। ठीक है, सो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, और कई बार ये टीडियस टाइम भी हो जाता है, टाइम भी लेता है, टीडियस काम भी हो जाता है। ठीक है, सो और कई बार हमें रिपीटेडली कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराना पड़ता है, ताकि हम यूनिफॉर्म स्टेबल या प्योर लाइन डेवलप कर सके। किसकी? हमारे सुपीरियर प्रोजेनी की, हाइब्रिड्स की। क्यों? क्योंकि वो ही है जिसमें दोनों प्लांट के ट्रेड्स, डिजायरेबल ट्रेड्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। बेटा न्यू कल्टीवर्स का मतलब वो हाइब्रिड प्लांट जिसमें दोनों के ट्रेड्स हैं, उन्हीं को हम न्यू कल्टीवर्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम न्यू सेलेक्टेड लाइंस होती है, उसकी ईल्ड को, उसकी इकोनॉमिक ट्रेड्स को, यानी जिन पे हमने काम किया था वो सारे ट्रेड्स हैं कि नहीं है, जैसे उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, डिजीज रेसिस्टेंस है कि नहीं। ठीक है, इन सब पे जब हम काम कर लेते हैं, तब हम नेक्स्ट चीज करते हैं, दैट इज टेस्टिंग। रिलीज करने से पहले टेस्टिंग। अब हम टेस्टिंग में दो चीजें करते हैं। पहले रिसर्च फील्ड में हम टेस्टिंग करते हैं बेटा। किसमें करते हैं? रिसर्च फील्ड में टेस्टिंग करते हैं, और फिर हम फील्ड टेस्ट करते हैं, फिर हम फील्ड टेस्ट करते हैं। ठीक है, रिसर्च फील्ड में जब हम टेस्ट करते हैं बच्चा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि उस प्लांट को, रिसर्च फील्ड का मतलब क्या हुआ कि उस प्लांट को हम आइडियल फर्टिलाइजर देंगे। ठीक है, आइडियल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन देंगे, इरिगेशन देंगे, और क्रॉप
मैनेजमेंट प्रैक्टिस देंगे, यानी सब कुछ परफेक्ट, नॉर्मल, आइडियल मिलेगा। सो इस तरह की प्रैक्टिस को हम रिसर्च फील्ड कहते हैं। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे भाई वो ग्रो तो कर रहा है कि नहीं। मतलब किसी को भी अगर हमें चेकआउट करना, जैसे सिंपल से समझो, अगर हम एक सोल्जर को ट्रेन करते हैं तो क्या डायरेक्टली उसको वॉर पे ट्रेन करने भेज देते? नहीं, पहले हम अपने कैंप में ट्रेन कराते हैं। ठीक है, कैंप में ट्रेन कराने के बाद हम आपस में जो सोल्जर्स होते हैं उनके बीच में कंपटीशन रखते हैं, ताकि हम चेकआउट करें कि जो हमने ट्रेनिंग दी है बॉक्सिंग की, फाइट करने की, शूटिंग की, वो सारी चीजें वो कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तभी हम उन्हें आगे भेजेंगे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडियल सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं, सॉरी, सारी आइडियल सिचुएशन उन्हें प्रोवाइड करते हैं, और प्रोवाइड करने के बाद हम उसका इस तरह के कंडीशन में जब हम ग्रो करेंगे तो इसे बोलेंगे रिसर्च फील्ड। अब इसके बाद क्या होता है, जब हम सारी आइडियल को कर लेते हैं तब हम उसे क्या करते हैं, फील्ड में डालते हैं। फील्ड में क्या करते हैं हम, तीन ग्रोइंग सीजन हम चेकआउट करते हैं, 3 ग्रोइंग सीजन हम चेकआउट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, अंडरस्टूड? जब हमने फार्मर्स को कर दिया तब 3 ग्रोइंग सीजन्स हम चेक करते हैं, और जब हम 3 ग्रोइंग सीजन में चेक करते हैं बेटा, तो हम इन सेवरल लोकेशन पे चेक करते हैं, सारी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में चेक कर सकते हैं कि जहां वो क्रॉप ग्रो कर पा रहे हैं या नहीं। तो जब हमारा रिसर्च फील्ड और फील्ड रिसर्च कंफर्म हो जाता है, फाइनल हो जाता है, यस ये क्रॉप को हमने आइडियल कंडीशन में ग्रो कराया, आइडियल कंडीशन के बाद फील्ड में लाया, फील्ड में इंडिया के, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन में डिफरेंट लोकेशन में ग्रो कराया। अगर वो सारी जगह ग्रो कर रहे हैं, और ये ग्रोथ हमने एक सीजन में नहीं चेक की, 3 ग्रोइंग सीजन में चेक की, और उन सब के बाद अगर हमें बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, तब यानी कि ये टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, और अब हम इसे कमर्शियल न्यू कल्टीवेटर के फॉर्म में रिलीज कर सकते हैं, फार्मर्स को दे सकते हैं फॉर कल्टीवेशन पर्पस। ठीक है, क्लियर हुआ, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये हो गया हमारा बेसिकली व्हाट आर द स्टेप्स। तो ये हमारा स्टेप्स था, हमने दे दिया। अब इस स्टेप्स को यूज करके इंडिया में कितनी हाइब्रिड वीड्स आई, ठीक है, तो इसे जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता करना है कि 1960s के बाद 2000 ये जो एरा था, इसे इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों माना जाता है? 4 मेन क्रॉप पे कहा गया है, ठीक है, वो है व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। क्लियर हुआ? इनका जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन 1960 से पहले होता था उसके गुना जो इस दौरान हुआ वो 7 टाइम्स तक ज्यादा था। ठीक है, जैसे उसमें लिखा है कि 11 मिलियन टन्स थे और वो 75 हो गया, तो समझ लो कि मतलब 7 टाइम्स, कभी ट्वाइस व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आ गया। ठीक है, और ये इंक्रीमेंट क्यों आया? बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज। क्या बोल रही हूं मैं? बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज। सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट जो है व्हीट का, उसका रीजन क्या है कि एक्चुअली अगर हम पहले देखते हैं, उससे पहले का टाइम, तो हमें व्हीट और इस तरह के प्रोडक्ट्स को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। लेकिन जब हरी क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो हमने सिर्फ अपनी डिमांड ही सेटिस्फाई नहीं की, फुलफिल नहीं की, बल्कि हम इतना ग्रो करें कि हम एक्सपोर्ट भी कर सके। और ये सब किसके द्वारा हुआ? जब हमने हाइब्रिड्स वैरायटी का इंट्रोडक्शन किया। ठीक है, अब इसमें एक एग्जाम्पल है व्हीट का। व्हीट की वैरायटी दिया गया है, इंडियन नाम दिया गया है, जिसे कहते हैं सोनालिका एंड कल्याण सोना। बेटा ये नाम आपको याद रखना है, सोनालिका एंड कल्याण सोना। ठीक है, सोना येलो येलो होता है ना। ठीक है, ये हमारी हाइब्रिड व्हीट की वैरायटी है।
ये सेमी ड्रॉप व्हीट की वैरायटी है, ठीक है। ये सेमी ड्रॉप वैरायटी इंडिया में कैसे आई, कैसे की गई? एक्चुअली ये एक हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड कैसी है? हमारे एक नोबेल प्राइज विनर नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, जो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट मेक्सिको में एक व्हीट की वैरायटी डेवलप उन्होंने किया था, जो कि डिजीज रेसिस्टेंट थी। क्या थी? डिजीज रेसिस्टेंट थी। पर वो वैरायटी इंडिया में ग्रो नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो इसके बाद MS स्वामीनाथन ने उनके साथ मिलकर के उस वैरायटी को हमारे इंडियन ओरिजिन की व्हीट वैरायटी के साथ हाइब्रिडाइज करा, क्रॉसिंग की, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया और एक न्यू सेमी डॉर्फ वैरायटी का जेनरेशन हुआ, जिसे का नाम ये दो दिया हुआ है। और इसे इंडिया में यूज किया गया क्योंकि हाई यील्ड था मेक्सिको की इस व्हीट वैरायटी के कारण, और ये डिजीज रेसिस्टेंस भी थे, और अब ये इंडिया में भी ग्रो कर पा रहे थे, जिसके कारण व्हीट का प्रोडक्शन नियर अबाउट 7 टाइम्स इंक्रीज कर गया। क्लियर? अंडरस्टूड? इसी की तरह एक और एग्जांपल दिया है राइस की वैरायटी भी, ठीक है। राइस की वैरायटी बेसिकली फिलीपींस में एक राइस की वैरायटी थी IR8, ठीक है। क्लियर हो गया? और एक है हमारी ताइचू नेव 1, ठीक है, ये ताइवान की है। इन दोनों को हाइब्रिडाइज करके सेमी डॉर्फ वैरायटी बनाई गई, सेमी डॉर्फ वैरायटी बनाई गई, जिसका नाम था जया एंड रत्ना, जया एंड रत्ना, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये आपको याद रखना है, हाइब्रिड वैरायटीज, व्हीट में हाइब्रिड वैरायटीज सोनालिका, कल्याण सोना, राइस में जया एंड रत्ना। बेटा इंडियन नेम दिया गया ताकि तभी तो इंडियन फार्मर्स लेंगे और उसे अपने फार्म में लगाएंगे। अगर बहुत फॉरेन नेम लगते तो इंडियन फार्मर्स गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें ऐसा नाम दिया गया कि अप्रोचेबल लगे फार्मर्स को भी और वो यूज करे इसे। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? नेक्स्ट है आपका शुगर केन। शुगर केन में भी दो क्वालिटी देखी गई है। एक है आपका बाबेरी, ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो करता है, और एक है हमारा ऑफिशियलम, ऑफिसिनेरम, ये हमारी साउथ इंडिया में ग्रो करता है। अब डिफरेंस क्या है ये ध्यान से समझना। ये जो हमारी है नॉर्थ इंडिया में प्रोडक्शन हाई होता है, लेकिन ये इसका जो स्टेम होता है वो थिन होता है। स्टेम थिन होने के कारण यहां पे जो शुगर कंटेंट होता है वो लेस होता है, लेस शुगर कंटेंट, ठीक है। वेरएस इसकी अगर मैं बात करूंगी तो इसमें जो हमारा स्टेम होता है वो थिक होता है, जिसके कारण इसमें हाई शुगर कंटेंट होते हैं। लेकिन ये जो स्पीशीज है ये नॉर्थ इंडिया में कांट ग्रो इन नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए, और नॉर्थ इंडिया ट्रॉपिकल जोन में है तो वो शुगर केन की ग्रोथ को सबसे ज्यादा फैसिलिटेट करता है बेटा। तो क्या हो रहा था कि शुगर केन जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर पा रहे थे उनमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं था, नंबर तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो हमें चाहिए शुगर कंटेंट, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेम थिक रहता है उतना ज्यादा शुगर कंटेंट होता है, और शुगर केन को हम बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ शुगर्स में यूज करते हैं, स्वीटनर्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो वो नहीं मिल पा रहा था। वेरे साउथ इंडिया में वो चीजें थी बट वो वहां पे ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए इन दोनों को फ्यूज करके हाइब्रिड करके डेवलप किया गया, जिनमें इन दोनों की क्वालिटी हो, यानी सुपीरियर इंडिविजुअल को डेवलप किया गया। सिमिलरली मिलेट्स के भी हाइब्रिड बनाए गए। बेटा मिलेट्स बेसिकली उन प्लांट्स को कहते हैं जो
कम से कम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और जिनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यूज होते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा एंड मेज। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अगर एडवर्स कंडीशन भी है तो ये ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए और ये स्टेबल क्रॉप की तरह भी काम करते हैं, तो इसीलिए इनके भी हाइब्रिड्स डेवलप किए गए जो हाई यील्डिंग हो। ठीक है, तो इस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग की गई फॉर डिजीज। देखो मैंने बोला ना कि प्लांट ब्रीडिंग हम किस किस के लिए करते हैं, पहले हाई यील्ड्स के लिए, अभी जितना भी हमने दिखाया जहां पे हम बेसिकली हाई यील्ड्स की बात कर रहे थे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि प्लांट ब्रीडिंग हम किस लिए कर रहे हैं, डिजीज रेसिस्टेंस के लिए, कि डिजीज से हमें रेसिस्टेंस मिले। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारे कल्टीवेटेड क्रॉप्स है उनमें पैथोजेंस अटैक करते हैं, पैथोजेंस अटैक करते हैं, जैसे फंगस, बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन। बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जब हमने देखा और लिविंग वर्ल्ड देखा, माइक्रोब्स चैप्टर देखा, तो उनमें देखा कि कई ऐसे माइक्रोब्स हैं जो प्लांट में भी डिजीज करते हैं और इन्हें हम प्लांट पैथोजन कहते हैं। जैसे फाइटोफंगल डिजीज हमने पढ़ा, पक्सीनिया, याद आया? तो इस तरह की कई ऐसे पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, फंगल एंड वायरस, जो हमारे प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं और इससे उनका जो ईल्ड है वो रिड्यूस हो जाता है 20 से 30%। स्पेशली ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये कंडीशन ज्यादा किस में देखने को मिलती है बेटा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट जिस तरह से प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है और जितना ज्यादा प्लांट्स होंगे उतने ज्यादा आपका फूड है, तो फूड है तो वो अदर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को भी सपोर्ट करेगा। क्लियर हुआ, अंडरस्टूड? तो ये कॉमन फेनोमेना देखने को मिला। अब क्या था, इस इंफेक्शन को रिड्यूस करने के लिए देखो दो चीजों को ध्यान दो। हमने क्या है, अब हम जैसे कि अगर वो बैक्टीरिया या वायरल या फंगस से हो रहे हैं तो व्हाट वी वांट इज कि उनसे क्रॉप हमारा डिजीज ना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं। केमिकल्स कैसे यूज करते हैं, बैक्टीरियोसाइड्स, फंगीसाइड्स, है ना, पेस्टिसाइड्स। और ये जो केमिकल्स होते हैं बेटा याद करो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। और दोनों के दोनों जिसे हम बायो एक्यूमुलेशन और ये दोनों बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, और ये दोनों ही हमारे फूड चेन में जब एंट्री पा लेते हैं तो दोनों ही हमारे लिए जो लिविंग सिस्टम है, जिन्हें वो जहाँ पे वो प्लांट जिसको वो यूज करेंगे उनके लिए ये एडवर्स होते हैं, दैट मे लीड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दैट लिविंग सिस्टम। क्लियर, अंडरस्टूड? सो इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया, हमने क्या किया कि हमने ब्रीडिंग टेक्निक इस्तेमाल की। और ब्रीडिंग टेक्निक कहाँ इस्तेमाल की बेटा, ब्रीडिंग टेक्निक हमने प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, ज्यादा इसमें ध्यान या डिटेल्स में नहीं जाओ बेटा, टू दी पॉइंट स्टिक रहो, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं और बहुत ही इलैबोरेटिव एस्पेक्ट्स हैं। अभी जाके आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, ये एक पूरा ब्रांच होता है। ठीक है, सो अभी आप जितनी भी टर्म्स एनसीईआरटी में बस दिया हुआ है उसी पे कंसेप्ट क्लियर करके समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसमें क्या किया गया कि हमने चेकआउट किया जो हमारे होस्ट प्लांट्स हैं, वाइल्ड रेंज है, उन वाइल्ड रेंजेस में से वो प्लांट को सिलेक्ट करना जिनमें नेचुरली उन डिजीज को रेसिस्ट करने की कैपेबिलिटीज।
ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है कि कुछ ऐसे पैथोजेंस है जैसे फंजाई, बेटा ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, हो सकता है इस चैप्टर में आए, हो सकता है इस चैप्टर में नहीं आए, स्पेशली नीट में ये जो टेबल्स है ना, इस चैप्टर से नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस तरह के टेबल्स और इस तरह से ही आता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो बैक्टीरियल फंगस से कौन कौन से डिजीज होते हैं? ब्राउन रस्ट इन व्हीट, रेड रॉट इन शुगर केन, लेट ब्लिस्ट इन पोटैटो। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है ब्लैक रॉट इन क्रॉसिफेरा, वायरस का एग्जाम्पल है टोबैको मोजैक एंड टर्निप मोजैक। सो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट आर द मेथड्स। तो हमने पढ़ रखा है कन्वेक्शनल ब्रीडिंग मेथड, वो मेथड है जिससे हम डिजीज रेसिस्टेंस प्लांट डेवलप कर सकते हैं। सेम स्टेप है जो ऑलरेडी हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, ये ऐसे ही आपको लिखना है और याद रखना है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, दीज आर द सेम स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके वैरायटीज हैं, कौन सी वैरायटी डेवलप की गई और कौन सी डिजीज से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये टेबल याद रखना है बेटा, स्पेशली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इन टेबल से ही क्वेश्चन आता है, कई बार क्रॉप दे देता है, वैरायटी पूछ लेता है, कई बार वैरायटी किससे रेसिस्टेंस है ये पूछ लेता है, कई बार दो डेटा देके तीसरा डेटा पूछ लेता है। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए और इसमें एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही याद करिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे कि भाई नेचुरली हमने प्लांट को सिलेक्ट किया और रेसिस्टेंट जो डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट है उस पे हमने ब्रीडिंग कराई। ब्रीडिंग कैसे कराना ये ऑलरेडी हम चेकआउट कर चुके हैं और हमने डेवलप किया कन्वेक्शनल ब्रीडिंग से। लेकिन नेचर में ऐसे प्लांट्स बहुत कम पाए जाते हैं जो डिजीज रेसिस्टेंस शो करे। रिपीट कर रही हूं, हम पेस्ट से डिजीज रेसिस्टेंस के लिए जो प्लांट की ब्रीडिंग कराएंगे वो दो मेथड से हो सकता है, एक कन्वेक्शनल मेथड जो नेचुरली हम कर सकते हैं, नेचुरली अकरिंग डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट के को यूज करके, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस और हर प्लांट हर डिजीजेस से रेसिस्टेंस प्रोवाइड करे, दैट इज अ वेरी रेयर फेनोमेना। ठीक है बेटा, तब हमें एक अल्टरनेट ब्रीडिंग मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है जिसे बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशनल ब्रीडिंग मेनली डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट की ब्रीडिंग में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। म्यूटेशनल ब्रीडिंग में क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहां हम म्यूटेशन कराएंगे, जेनेटिक मेकअप पे चेंज कराएंगे, लेकिन ये नेचुरली नहीं होगी, ये इंड्यूस म्यूटेशन होगा। इंड्यूस म्यूटेशन यानी आर्टिफिशियल म्यूटेशन होगा और ये म्यूटेशन हम किससे करते हैं, केमिकल्स और रेडिएशन को यूज करके। आप ऑलरेडी बेटा जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हो, देयर आर लॉट ऑफ एजेंट विच कॉज म्यूटेशन एंड दैट इज कॉल्ड म्यूटाजेंस। तो यहाँ पे रेडिएशन में जो म्यूटाजेंस का एग्जाम्पल दिया है वो गामा रेडिएशन है, ये लिखना याद रखना है। ठीक है, सो गामा रेडिएशन म्यूटाजेन की तरह काम करेंगे। क्लियर हुआ। अब ये क्या होगा, ये म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन में हम सबको पता है कि क्या होता है, जेनेटिक लेवल पे जो बेस पेयर्स है उनमें चेंजेस होता है और दिस चेंज से लीड हो जाता है कभी कभी हमारे डिजायरेबल ट्रेट जो कि हमें नेचुरली नहीं मिलते। ठीक है, सो हमने एक प्लांट लिया, उस प्लांट को इन्फेक्ट कराया उस पैथोजन से जिसके लिए हमें चाहिए, और फिर हमने उस प्लांट में म्यूटेशन, इंड्यूस म्यूटेशन कराया वाया यूजिंग केमिकल और रेडिएशन। रेडिएशन में गामा रेडिएशन, उस प्लांट में कुछ जेनेटिक मैनिपुलेशन हुआ, म्यूटेशन हुआ, एंड दैट मे लीड कि वो प्लांट उस डिजीज से रेसिस्टेंस शो करे। ठीक है, और ये देखा है, दो एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है, एक मूंग बी का और एक भिंडी का। ठीक है, मूंग बी में येलो मोजैक वायरस और पाउडरी मिडव्यू से इसी तरह से इंट्रोड्यूस कराया गया था, और भिंडी में हमें येलो मोजैक से
कराया गया था, और इससे जो आया था इसे हम कहते हैं प्रभानी क्रांति। क्लियर, अंडरस्टूड? तो ये दो एग्जाम्पल्स भी आपको याद होने चाहिए बेटा। इससे ना इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत घुमा के कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है, इसी तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें आपको याद होना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंसेक्ट्स के लिए क्या है, इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है, अभी हमने देखा किस तरह से डिजीज रेसिस्टेंट पैथोजन से, अब हम इंसेक्ट्स और पेस्ट, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट से किस तरह से ब्रीडिंग डेवलप किया जाता है, क्लियर हो गया। अनदर मेजर कॉज होता है क्रॉप रिडक्शन को यूज करने का, यहां पे मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज किया जाता है, यानी इस ब्रीडिंग टेक्निक को यूज करके जो हमारे टारगेट प्लांट्स हैं, उन टारगेट प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल चेंज या बायोकेमिकल चेंज या फिजियोलॉजिकल चेंज करते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं उन प्लांट को प्रोवाइड करते हैं रेसिस्टेंस, किससे, इंसेक्ट्स या पेस्ट से। क्यों प्रोवाइड करते हैं, जैसे सिंपल से समझो, अगर मैं किसी भी चीज में कोई चेंज कर देती हूं और वहां पे वो जो इंसेक्ट था वो नहीं सरवाइव कर पा रहा उस चेंज से, उसके कोई भी स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया और वो स्ट्रक्चर के चेंज के कारण वो चेंज नहीं हो, वो नहीं सरवाइव कर रहा, दिस इज योर मॉर्फोलॉजिकल चेंज। उसके केमिकल नेचर्स में कोई चेंज कर दिया जिसके कारण कुछ ऐसे केमिकल जनरेट हो रहे हैं या कोई कुछ ऐसे कम जनरेट हो रहे हैं जो उसके ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे थे, इसके कारण अब वो ग्रो नहीं कर पाया, दिस इज कॉल्ड बायोकेमिकल। और उनकी मेटाबॉलिक एंड ऑल दैट एक्टिविटी इन फिजियोलॉजी पे चेंजेस करना जिसके कारण वो सरवाइव ना कर पाए। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल चेंज कैसे करते हैं। एक चेंज दिया है हेरी लीव्स, ठीक है, ये जब होता है तो ये प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, जैसे कि जैसिड कॉटन में ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड सीरियल लीफ, बीटल्स इन वीट, अगर इनमें हेरी हो जाएगा तो हेरी होने के कारण ये जो जैसिड है इन पे ग्रो नहीं कर पाएगा, तो हेरी स्ट्रक्चरल चेंज है, दैट इज व्हाई इट इज मॉर्फोलॉजिकल चेंज। अब ये हमारा स्टेम है, ये स्टेम अगर सॉलिड स्टेम हो जाता है, सॉलिड स्टेम, तो सॉलिड स्टेम होने के कारण क्या होगा बेटा, ये प्रिफर्ड नहीं किया जाएगा स्टेम सॉ फ्लाई के द्वारा। स्टेम सॉ फ्लाई वो इंसेक्ट थी जो यहां इसे खा लेती थी, वो अब इसे खा नहीं पाएगी, ठीक है। उसी तरह से अगर स्मूथ लीव्स हो गई, ये हमारी स्मूथ लीव्स है, या नेक्टर लेस हो गया, ठीक है, तो इसमें जो हमारे बॉल वॉर्म्स हैं, ये बॉल वॉर्म्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो स्लिप कर पा रहे हैं जिसके कारण वो इजीली वहां पर रह नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह के उनके स्ट्रक्चर में जब चेंज होता है जिसके कारण इंसेक्ट या पेस्ट वहां पे सरवाइव नहीं कर रहे या प्रेफर नहीं कर पा रहे, तो इस तरह के चेंजेस को, और ये कैसे हमने चेंज कराया, ऑब्वियसली मैनिपुलेशन करा, जेनेटिक लेवल पे मैनिपुलेशन करा, और जेनेटिक लेवल के मैनिपुलेशन करने के बाद ही ये इस तरह का मॉर्फोलॉजिकल चेंज, बिकॉज जीन का ही तो चेंज हमारे फिनोटाइप में दिखता है और वही तो एक्सप्रेस होता है ना बेटा, तो चेंज हमें उस उस प्लांट में देखने को मिला। क्लियर। नेक्स्ट, बायोकेमिकल पेस्ट में क्या दिया हुआ है बेटा, जैसे एक दिया हुआ है कि अगर हाई एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, हाई एस्पार्टिक एसिड होगा, लो नाइट्रोजन होगा एंड शुगर कंटेंट होगा, तो किसमें, मेज में, ठीक है, तो ये किससे रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है, स्टेम बोरर से, ठीक है। दैट मीन्स एक चीज समझो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर मुझे इस तरह का कोई भी काम करना है बेटा, दैट उसका मतलब उस पेस्ट की पूरी लाइफ साइकिल हमें स्टडी होनी चाहिए, प्लांट और पेस्ट का रिलेशनशिप स्टडी होना चाहिए, और क्लाइमेट और पेस्ट से क्या रिलेशनशिप है ये स्टडी होना चाहिए, तभी जाके इस तरह का चेंजेस हम
कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ये आपका दिया हुआ है अगेन, किससे क्या होता है और कैसे होता है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको बाय हार्ट कर लेंगे। ठीक है, कि क्रॉप में पूसा गौरव अफाइड इंसेक्ट से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बेटा, आप लोगों ने कई बार चेकआउट किया होगा, बहुत सारे एड्स आते हैं जनहित में जारी, उसमें कुछ दिन पहले तक कुपोषण पे एड आ रहा था, आमिर खान दे रहे थे। ठीक है ना, व्हाट इज कुपोषण, उसी को हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। ठीक है, सो ये क्या लिखा है, लिखा है कि more than 840 million peoples in the world do not have adequate food to meet their nutritional daily food requirement। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी सिंपल बात में समझो कि ऐसा नहीं कि वो खाना नहीं खा रहे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू कंडीशन। एक खाना ही नहीं मिला, इट इज नॉट सेइंग कि खाना नहीं मिला, या खाना मिला, पर उस खाने में न्यूट्रिशन जो चाहिए, आप सबको पता है कि हमारे खाने में को तभी हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है जब वो बैलेंस डाइट से बना होता है। बैलेंस डाइट में हमारे न्यूट्रिशन में, हमारे फूड में सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, रफेज होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, और ये सातों तत्व का एक अमाउंट है, और वो कंबाइन करके ही एक बैलेंस डाइट मिलता है, एंड दैट बैलेंस डाइट gives the best nutrition to that individual। अगर इनमें से वो कोई भी फूड खा रहा है और किसी भी न्यूट्रिशन की उसे कमी हो रही है, तो इसे एक तरह का हिडन हंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिडन हंगर, एंड दैट लीड्स टू कुपोषण, जिसे हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपोषण या माल न्यूट्रिशन। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके लिए टर्म दिया गया बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन वो टेक्निक होती है प्लांट ब्रीडिंग की, जिसमें क्रॉप्स में हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करके न्यूट्रिएंट्स लेवल को इंक्रीज कर देते हैं नॉर्मल एवरेज क्रॉप के कंपैरिजन। किस किस के? विटामिन्स के, मिनरल्स के, हेल्दियर फैट्स के, ताकि पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो जाए। यानी अगर फूड में हम ब्रीडिंग करके प्लांट में उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव करें, बायोफोर्टिफिकेशन क्या हो गया? टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल या इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड बाय यूजिंग प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। कौन सी चीजों को इंप्रूव करते हैं? प्रोटीन एंड ऑयल कंटेंट और क्वालिटी को, विटामिन कंटेंट को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट को। इसी को हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। फूड के न्यूट्रिटिव वैल्यू को इनहैंस करना। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जो फूड है, एक नॉर्मल फूड था, उसमें 10 एक एग्जाम्पल से समझो, उसमें 10 प्रोटीन का मात्रा था। अब हम उस फूड में प्लांट ब्रीडिंग करके एक अच्छी हाइब्रिड बना रहे हैं, जिसमें 10 की जगह 16 प्रोटीन है, तो ये कहलाता है क्या? बायोफोर्टिफिकेशन। क्या कहलाता है बेटा? बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन में आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि मेस का दिया है, जिसमें अमाइनो एसिड को 2 टाइम्स कर दिया गया है। ठीक है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। कौन से अमाइनो एसिड? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। एटलस 66 का नाम याद रखना, ये व्हीट की हाइब्रिड वैरायटी है जिनमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दिया गया है। क्लियर हुआ? उसी तरह से हमने राइस में आयरन कंटेंट बढ़ा दिया है, विटामिन ए रिच कर दिया है, कैरेट को, स्पाइनक को, पंपकिन को विटामिन सी रिच कर दिया है, बिटर ग्राउंड को, भतुआ को, मस्टर्ड को, टोमेटो को। आयरन एंड कैल्शियम स्पाइनक भतूरा में प्रोटीन रिच है। ये सारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है।
अगेन इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, स्पेशली एटलस 66 का कई बार पूछा जाता है और मेस का, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट ब्रीडिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आती है वो है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या हुई, इसे समझो। देखो, हम जैसे जैसे शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम मीट टू ग्रेन, फ्रॉम मीट टू ग्रेन, हमारी फूड हैबिट जैसे जैसे मीट से ग्रेन की तरफ शिफ्ट कर रही है बेटा, जो फूड के प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं उन पर स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है। लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात समझो कि अगर हम प्लांट में जो प्रोटीन है वो हमें चाहिए, तो कई मतलब एक उसको बनाने के लिए कई मास चाहिए होता है। क्लियर हो गया? दैट मीन्स हमारा जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, अगर हम ग्रेन्स पे टोटली डिपेंड करेंगे तो वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड ऑलरेडी करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्स के लिए, और कंप्लीटली अदर ऑर्गेनिज्म भी कंप्लीटली अगर प्लांट पे प्रोटीन सोर्स के लिए डिपेंड करने लगेगा, तो हमारा जो नीड है वो जो डिमांड है वो डिमांड प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए अल्टरनेट प्रोटीन सोर्स देखने का मतलब वे आया कि नहीं भाई, हमें प्रोटीन के अल्टरनेट सोर्स भी देखने चाहिए, ठीक है, जो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड ना हो जाए ट्रेडिशनल कन्वेक्शनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। इसके लिए कई माइक्रोब्स को यूज किया जाने लगा, कई बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई को, ठीक है। जैसे यहाँ पे एज अ सोर्स ऑफ फूड, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है स्पाइरोलीना का, मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस का, ठीक है। इन्हें ग्रो कराया गया, किस में ग्रो कराया जाने लगा बेटा? वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट containing starch, straw molasses, animal manures and even sewage, ठीक है। ये सारे पे इनको ग्रो कराया गया, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इनके ग्रो कराने के बाद हमें ये प्रोटीन के सोर्स में एज अ फूड के सोर्स में हमने यूज करने लगे, तो ये क्या हुआ, हमारा जो प्लांट पे डिपेंडेंसी थी वो घटा दिया। और साथ ही साथ इसके कुछ और भी एडवांटेज है, जैसे ये वेस्ट एज न्यूट्रिएंट मीडियम यूजेस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। यहाँ पे बेसिकली हम ज्यादातर कंडीशन में इन्हें कहाँ ग्रो कर रहे थे? वेस्ट में। और जो भी चीजें वेस्ट होती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब हमने इन स्पाइरोलेना को, इन बैक्टीरिया को उन एरियाज में ग्रो कराया जहां पे ये इस तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट थे, उसे उन्होंने यूटिलाइज किया, अपना नंबर बढ़ाया, यानी इंक्रीज किया। किसको इंक्रीज किया बेटा? इंक्रीज किया बायोमास को। और ये जो बायोमास इंक्रीज है वो बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट होती है। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? और ये बायोमास इंक्रीज के लिए जो हमें यूज भी किया वो वेस्ट थे, और वेस्ट होने के कारण ये क्या कर रहे थे? पोल्यूशन को रिड्यूस कर रहे थे। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस, ठीक है। और सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके प्रोडक्शन और ग्रोथ में जो अमाउंट लगा और टाइम लगा वो बहुत ही कम लगा, वो हाई रेट है बायोमास का प्रोडक्शन। क्यों? जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक लार्जर एनिमल है, उन्हें हमें एक लार्जर एनिमल को यूज करके हमको 250 ग्राम हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये ग्रो करें तो ये 25 ग्राम ऑफ इतना हमें इतनी प्रोटीन दे देगा। सोच लो, समझ में आया? क्लियर हो रहा है? सिर्फ 25 ग्राम ये बैक्टीरिया को हम यूज करेंगे तो इट विल गिव 25 टन्स ऑफ प्रोटीन्स।
और यही रीजन है बेटा, याद करो जब हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे तो स्पिरुलिना ये सबको स्पेस ट्रैवलर्स एज अ सोर्स ऑफ फूड सप्लीमेंट यूज करते थे, क्योंकि इट इज अ वेरी गुड एंड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्लियर, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इसका, दिस इज टिश्यू कल्चर। ठीक है बेटा, टिश्यू कल्चर हमें क्या बताता है? टिश्यू कल्चर समझने से पहले कुछ चीजों को बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। हमें क्या समझना है कि जब हम, देखो याद करो, पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर, जब हम प्लांट को लैब में मतलब इन विट्रो ग्रो करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, यानी ये एक टेक्निक है। ओके, अब ये टेक्निक में बेसिकली हमें करना क्या होता है बेटा? ये एक टेक्निक है जिससे में हमें फास्ट और इफिशिएंट सिस्टम है, जिससे हम क्रॉप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज ये फास्ट टेक्निक है और इफिशिएंट टेक्निक है जिससे हम क्रॉप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये टेक्निक क्यों यूज हो पाती है? बिकॉज प्लांट में एक प्रॉपर्टी देखने को मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? कि एक सिंगल सेल में कोई भी सिंगल सेल है, उस सिंगल सेल में कैपेसिटी होती है। किस चीज की कैपेसिटी होती है? होल प्लांट को जनरेट करने की, होल प्लांट को जनरेट करने की। और इसी को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी, और ये टोटीपोटेंसी ही यूज करा जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर में। क्लियर, अंडरस्टूड? अब हम बेसिकली बेटा क्या करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें यहां पे क्या करते हैं, हम ये प्लांट है, इस प्लांट का कुछ पार्ट लेते हैं। ठीक है, स्मॉल पार्ट लेते हैं। ये जो स्मॉल पार्ट है हमारे प्लांट का बेटा, इसी को हम एक्सप्लांट कहते हैं। एक्सप्लांट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं, एक्साइज्ड पार्ट। देखो बेटा, आपको याद होगा जब सेल चैप्टर पढ़ा था, सेल ऑलवेज एग्जिस्ट फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो अगर मुझे प्लांट को लैब में ग्रो कराना है तो मुझे प्लांट की कुछ सेल देना पड़ेगा, देन ओनली इट कैन ग्रो, है ना? अभी हमने बोला टोटीपोटेंसी, एक सेल से पूरा प्लांट ग्रो होगा, लेकिन सेल तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। जब तक हम सेल नहीं प्रोवाइड करेंगे तो न्यू प्लांट कहां से डेवलप होगा? ठीक है, तो इसीलिए हम जो हमारे प्लांट्स हैं, उन प्लांट से कुछ पार्ट ले लेते हैं। ये प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, लीव, शूट, एम्ब्रियोज, एपिकल स्टेम्स। ठीक है, कोई भी पार्ट जो कि ग्रोथ शो करते हैं। अब कोई भी पार्ट का मतलब ये मत समझना कि मैं डेड टिश्यूज की बात कर रही हूँ। प्लांट में मेजॉरिटी डेड टिश्यूज है, और डेड टिश्यूज टोटीपोटेंसी नहीं शो करेंगे। क्लियर हुआ? सो मतलब वो लिविंग पार्ट, आप ऑलरेडी एनाटॉमी चैप्टर में बेटा पढ़ चुके हैं, वो पार्ट स्पेशली जो लिविंग होंगे। और ज्यादातर हम जब यूज करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को प्रेफर करते हैं। क्लियर हुआ? और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन कौन है ऑलरेडी आप जानते हो। क्लियर हुआ? सो इन प्लांट को हम स्मॉल पार्ट को लेते हैं, कट करते हैं, इसी को एक्साइज्ड पार्ट कहते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में इसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। ठीक है, क्लियर हुआ? एक्सप्लांट को अगर हमने एक लिया और इसके को हमने यहां पे हमने क्या किया बेटा? टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालते हैं बेटा? मीडिया डालते हैं। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालते हैं? मीडिया। मीडिया को हम न्यूट्रिएंट मीडियम कहते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम क्यों कहते हैं बेटा? इट कंटेन मीडिया, इट कंटेन न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है बेटा? सोर्स ऑफ कार्बन, जैसे कि सुक्रोज, सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स। ठीक है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, यानी अमाइनो एसिड लिख लो, अमाइनो एसिड एंड हार्मोन्स। 11th में फाइटो हार्मोन्स पढ़ चुके हो ना बेटा? तो यहां पे बेसिकली हार्मोन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ?
तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, मीडिया लेते हैं, मीडिया में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करे, सपोर्ट करे, है ना। आपको पता है प्लांट एक लिविंग टिश्यू है, लिविंग सेल है, लिविंग सेल है, उसे ग्रो एंड पॉलिफरेट करने के लिए फूड चाहिए, और फूड का सोर्स ही है ये। धीरे धीरे आप सब चीज तो पढ़ ही चुके हो ये ऑलरेडी 11th में। तो ये सारी चीजों ने चाहिए जो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करे, और वो सारी चीजें जब एक पार्टिकुलर जगह में रहेंगे तो इसे हमें कलेक्टिवली नाम देते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडिया बेटा अलग अलग होता है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा। बैक्टीरिया कल्चर भी किया जाता है, फंगाई कल्चर भी किया जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर भी किया जाता है, इवन एनिमल सेल कल्चर भी किया जाता है, लेकिन सब जगह नाम कलेक्टिवली हम न्यूट्रिएंट मीडिया यूज करते हैं बेटा, बट दे हैव गॉट डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया में, तो हम न्यूट्रिएंट अगार मीडिया बेसिकली यूज करते हैं। मैं नहीं बोल रही, सिर्फ यही है, एक एग्जांपल दे रही हूँ बेटा। अगर हम फंजाई ग्रो करते हैं तो पीडीए यूज करते हैं, पोटैटो डेक्स्ट्रो अगार मीडिया। ठीक है, अगर हम प्लांट की बात करें तो हम एमएस मीडिया या सूग मीडिया को यूज करते हैं। ठीक है, एनिमल्स में हैम्प वो तो बहुत अलग अलग है, उतना डिटेल अभी आप मत जानो। मतलब सिंपल सी बात है, किसको हमें ग्रो करना है उसी के अकॉर्डिंग मीडिया को डिफाइन किया जाता है, क्योंकि हर सेल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ। तो प्लांट की रिक्वायरमेंट जो होती है उसे कार्बन का सोर्स चाहिए, यानी सुक्रोज बेसिकली ऐड करते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट्स मिनरल्स के फॉर्म में जो होते हैं, विटामिन चाहिए, प्रोटीन अमाइनो एसिड के फॉर्म में चाहिए बेटा। और हम सबको पता है कि प्लांट में हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल करते, ग्रो करने में मदद करते हैं, जिसे हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे हमें दो हार्मोन्स बेसिकली याद रखने चाहिए बेटा, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन बेटा याद करो, फाइटो हार्मोन्स में आपने पूरा रेशियो भी पढ़ा था। जब ऑक्सीन और साइटोकाइनिन की मात्रा इक्वल होती है तो वो कैलस कल्चर को प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन ज्यादा होता है तो शूटिंग मीडिया, और आपके ऑक्सीन ज्यादा होती है तो वो रूटिंग मीडिया की तरह काम करता है। क्लियर? सो ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। अगेन ये चीज एक और याद रखना, जब हम ये सब चीज लैब में कर रहे हैं तो एक कंडीशन हमें और मेंटेन करना है, जिसे कहते हैं एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा? फ्री फ्रॉम कंटैमिनेशन। और ये कैसे हम अचीव करते हैं बेटा? स्टरलाइजेशन से। किससे अचीव करते हैं? स्टरलाइजेशन से। जैसे अगर इस टेस्ट ट्यूब की बात करें तो इसे हम स्टरलाइज कर लेते हैं ऑटोक्लेव के द्वारा। ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे स्टीम अंडर प्रेशर यूज किया जाता है। ठीक है, और ये किसी भी ग्लासवेयर्स को और अदर लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीटली स्टरलाइज कर देता है, फ्री फ्रॉम कंटैमिनेशन कर देता है। लेकिन अगर मैं प्लांट सेल की बात करूँ, मीट इनकी बात करूं, तो अलग अलग स्टरलाइजेशन टेक्निक अलग अलग जगह यूज की जाती है, इतने डिटेल्स में कई जैसे प्लांट को जब हम करते हैं तो हम वहां पे केमिकल्स यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इतने स्टीम में डालेंगे तो वो सेल मर जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? अब हम क्या करते हैं, ये जो मीडिया, ये तो बेसिकली हुआ। अब इस मीडिया में बेटा इसकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से दो तरह का होता है। एक सॉलिड मीडिया होता है बेटा, तीन तरह का होता है, पर सेमी सॉलिड मीडिया बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज नहीं किया जाता। प्लांट टिश्यू कल्चर में मीडिया, सॉलिड मीडिया और लिक्विड मीडिया यूज किया जाता है, जिसे लिक्विड मीडिया को हम बेटा ब्रोथ भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? सॉलिड मीडिया क्यों होता है? बिकॉज इसमें एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है अगार। पढ़ चुके हो प्लांट किंगडम में रेड एल्गी के यूजेस में। ठीक है, क्लियर हुआ? कल्चरल मीडिया याद आया बेटा? सो अगार आपका क्लियर हो गया। लिक्विड मीडिया, सो हम यहाँ पे ये सॉलिड मीडिया में भी यूज कर सकते हैं और लिक्विड मीडिया में भी बना सकते हैं। अगर अगार डालते हैं तो वो सॉलिडिफाई कर देता है, दैट इज सॉलिड मीडिया। तो जनरली जब हम सॉलिड मीडिया की बात करते हैं तो हम टेस्ट ट्यूब से ज्यादा बेसिकली हम पेट्री डिश यूज करते हैं। टेस्ट ट्यूब भी वहां पे यूज करते हैं स्लांट बनाने के लिए। बहुत सारा है, बहुत डिटेल में होते हैं बेटा, उतना आपको अभी नहीं जाना, आपको एक से एक पिक्चर और इमेजेस दिखेंगे। ठीक है, बट हम जब लिक्विड मीडियम को यूज करते हैं तो इसे हम सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। सस्पेंशन कल्चर क्या कहते हैं बेटा? सस्पेंशन कल्चर। ठीक है, क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? अब हम क्या करते हैं,
ये जो हमारा मीडिया है, इस मीडिया में हमारा जो ये हमारा मीडिया है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मीडिया है, ठीक है। इस मीडिया में हम क्या करेंगे बेटा, हमारा जो एक्साइज प्लांट है, ये हमारा एक्स प्लांट है, इस एक्स प्लांट को इंट्रोड्यूस करते हैं या सीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनोकुलेशन। जब फ्रेश मीडिया में प्लांट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इनोकुलेशन। क्लियर हुआ? स्टराइल एक्स प्लांट को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जब हम इसे इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा, इसके बाद हम इस प्लांट की ग्रोथ के लिए जितने भी चीजें हैं, जितने भी कंडीशन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें प्रोवाइड करते हैं। अगर हम सस्पेंशन कल्चर की बात करते हैं बेटा, तो इस केस में कंटिन्यूस एजिटेशन शो किया जाता, प्रोवाइड किया जाता है, यानी कंटिन्यूस उसे शेक किया जाता है। सॉलिड में कंटिन्यूस एजिटेशन की जरूरत नहीं होती। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? और अब हम इसे छोड़ देते हैं फॉर सेल टू ग्रो एंड डिवाइड। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड बेटा? एंड दैट पीरियड इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। एक प्रॉपर टेम्परेचर, लाइट कंडीशन दे करके, और अगर हम सस्पेंशन कल्चर की बात कर रहे हैं तो एजिटेटर, जहां पे कंटिन्यूस एजिटेशन हो, उन्हें हम छोड़ देते हैं, इंक्यूबेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। अब ये ही कहलाता है, अब ये सेल ग्रो डिवाइड करने लगेगा। सेल क्या करने लगेगा? सेल ग्रो एंड डिवाइड। ठीक है, ग्रो एंड डिवाइड यानी ये मल्टीप्लाई करने लगेगा। ठीक है, अब इसी को हम कल्चर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कल्चर। मीडिया विथ ग्रोथ इज नोन एज कल्चर। और क्योंकि बेटा इसमें प्लांट सेल को ग्रो कराया है, दिस इज नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर। क्लियर? फंडा कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? ये पूरा आपको क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे देखो, समझो मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना, कुछ चीजें याद रखना, इंपॉर्टेंटली समझना कि जब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैं बैटरी डिश बना रही हूँ बेटा, यहाँ पे हमने ये एक्सप्लांट दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इंक्यूबेशन के बाद ये जो प्लांट है, ये प्लांट ने अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल की ग्रोथ कराई। क्या मैं बोल रही हूं? अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल की ग्रोथ हुई। ठीक है, इसी को हम कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलस। कैलस कहते हैं। और इस मेथड, इसी को हम कैलस कल्चर कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा समझ में आया? देखो, कोई भी कल्चर सबसे पहले वो कैलस कल्चर डेवलप, कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना बेटा। स्टार्टिंग में जब भी हम एक्सप्लांट लेंगे, तब हम डायरेक्टली कोई भी वो प्लांटलेट में ग्रो नहीं होता। पहले जब वो ग्रो करेगा तो अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल में ग्रो करेगा, दैट इज कॉल्ड कैसलेस कल्चर। क्यों इस वे में ये ग्रो कराया बेटा? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का जो रेशियो था वो इक्वल था। तो जब ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का रेशियो इक्वल होता है, तब कैलस कल्चर होता है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब यहां से एक स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, अब इसे ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंटली बात कर रही हूं। अब हम इन्हें क्या किया, ये जो हमारा कैलस था, ये हमारा कैलस कल्चर था। इस कैलस कल्चर से हम इसे न्यू प्लांट में, न्यू मीडिया में डालते हैं। ठीक है, इससे देखो ध्यान से समझना, ये कल्चर से अब क्या हुआ, इस ग्रोथ किया, मेरी ध्यान से समझो, मीडिया में हमने न्यूट्रिएंट्स डाला था, वो न्यूट्रिएंट्स को यूज करके ये कैलस का ग्रोथ हुआ। यानी इन सेल ने इस मीडिया में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उन्हें यूज कर लिया। साथ में इस सेल ग्रोथ के साथ साथ उसने कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो की, जिसमें कई बाय प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, दैट इज हार्मफुल, एंड दैट बाय प्रोडक्ट्स आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड देयर। तो इसीलिए अब हमें क्या करना होता है, हमें इसमें फ्रेश मीडिया डालना पड़ता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो दो तरीका होता है, या तो हम अगर सस्पेंशन कल्चर कर रहे हैं तो मेजॉरिटी को डिस्कार्ड कर देते हैं, थोड़ा सा लेते हैं,
और उसमें फ्रेश मीडियम में वो थोड़े से को ऐड कर देते हैं, ठीक है, या हम इसमें से एक्सप्लांट ही एक्सरसाइज कर लेते हैं और फ्रेश मीडियम में डालते हैं। इसी को हम सब कल्चरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सब कल्चरिंग। ठीक है, क्लियर हुआ, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हम माइक्रो प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें रूटिंग और शूटिंग मीडिया डेवलप करना है। तो याद रखना ए और सी इक्वल है, दैट लीड्स टू कैलस। जब ए ग्रेटर होता है सी से तो यहां पे रूट का डेवलपमेंट होता है, ये रूटिंग मीडियम की तरह काम करता है। और जब ए लेस होता है साइटोकाइनिन से तो ये शूट में डेवलप होता है। तो इस तरह से दिस हम यहाँ पे ये पहले करेंगे, पहले हम जनरल मीडिया लिया, फिर हम रूटिंग मीडिया लेते हैं, शूटिंग मीडिया लेते हैं, सॉरी, पहले हम शूटिंग मीडिया लेते हैं और फिर हम रूटिंग मीडिया लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, अंडरस्टूड। तो इस तरह से अब हमें इस प्लांट में क्या ग्रो हो जाएगा, एक छोटू सा प्लांट, दिस इज अ छोटू सा प्लांट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लांट लेट। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, प्लांट लेट। टेस्ट ट्यूब में जो छोटू सा प्लांट ग्रो हुआ बेटा, इसी को प्लांट लेट कहते हैं। अब इस एक प्लांट को मल्टीप्लाई, फास्टली मल्टीप्लाई ये करते हैं, मल्टीप्लाई करके कई प्लांटलेट्स हमने बना लिया। ठीक है, कई प्लांटलेट्स बना लिया और इसी को हम माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। जब छोटे कम टाइम में, दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन। जब कम टाइम, शन मतलब प्रोसेस है ये, जब कम टाइम में बहुत सारे मिनिएचर प्लांटलेट्स को डेवलप करते हैं। बेसिकली ये सीडलेस प्लांट के लिए सबसे अच्छा टेक्निक होता है। जैसे बनाना इज अ वेरी गुड एग्जांपल। बनाना इतना हमें कैसे मिलता है, इसका रीजन है माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह का छोटा छोटा कई प्लांट ग्रो करते हैं। अब देखो बेटा, एक चीज समझना, दिस इज गेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी प्लांट्स हमें मिले हैं, ये किसके रिजल्ट से मिले हैं बेटा, ये सारे सोमैटिक सेल्स थे। यहाँ पे कोई भी हमने गैमेटिक सेल्स तो यूज नहीं किया, तो ये सोमैटिक सेल्स थे। और इस सोमैटिक सेल्स का क्या हुआ है बेटा, माइटोसिस हुआ है। और जब सोमैटिक सेल का माइटोसिस हो रहा है, दैट मींस दे आर जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सेम। और जेनेटिक सेम है, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। और क्योंकि ये सोमैटिक सेल के क्लोन हैं, इन्हें हम सोमा क्लोन्स बोलते हैं। अब क्लियर हुआ सोमा क्लोन्स टर्म क्या होता है, अंडरस्टूड। ये सारे सोमैटिक सेल से डेवलप्ड हैं और सोमैटिक सेल के माइटोसिस से मिले हैं। सो दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दे आर क्लोन्स, एंड दैट इज व्हाई वी आर नोन, दैट दिस इज नोन एज सोमा क्लोन्स। क्या वो कहते हैं बेटा, सोमा क्लोन्स। क्लियर हुआ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब यहीं पे एक टर्म आता है सोमा क्लोन्स वेरिएशन। अगर इन क्लोन्स में कुछ चेंजेस हो गए मल्टीपल टाइम, जब हमने किया और कोई भी म्यूटेजन यूज कर लिया, ठीक है ना, तो उसमें जब चेंजेस आ जाएंगे तब हम उन्हें सोमा क्लोन वेरिएशंस बोलते हैं। क्लियर हुआ, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम? माइक्रो प्रोपोगेशन वो टेक्निक है जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ सोमा क्लोन्स जनरेट करते हैं। ठीक है, क्लियर। सो अनदर एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है मेरिस्टेमेटिक कल्चर। अब मेरिस्टेमेटिक कल्चर क्या होता है बेटा, देखो समझो, ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं, इनके जो रूट एपिकल पोर्शन होते हैं, सॉरी एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा ना आपने, मेरिस्टेम, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम की बात करो। देखो हमें पता है कि प्लांट में वायरस पैथोजन की तरह काम कर सकते हैं। तो क्या होता है, कई बार अगर एक प्लांट को वायरस अटैक हो जाता है, ठीक है, तो वायरस अटैक में ये सारे प्लांट के डिफरेंट पार्ट को इन्फेक्ट कर देता है, उन्हें नुकसान पहुंचा देता है। अब क्या है कि इसके कुछ पार्ट को, जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, ये वायरस फ्री होते हैं। ये क्या होते हैं, वायरस फ्री होते हैं। क्यों होते हैं बेटा, ये बहुत ही फास्ट
रेप्लिकेटिंग सेल्स होते हैं और इसीलिए इन पे अदर पार्ट के कंपैरिजन कम वायरस का अटैक हो। ठीक है, क्लियर हुआ, अंडरस्टूड। तो अब जब हम एक्सप्लांट के रूप में, किसके रूप में बेटा, एक्सप्लांट के रूप में एपिकल या एक्सिलरी, ठीक है, एपिकल या एक्सिलरी टिश्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो फ्री फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इस तरह के बाकी सारी टेक्निक सेम है, सारे स्टेप्स सेम है, बस हमने ये क्या किया है कि यहाँ पे जो हमने एक्सप्लांट यूज किया है वो एपिकल मेरिस्टेम्स यूज किया है। इस तरह के कल्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेरिस्टेम कल्चर। क्या बोलते हैं बेटा, मेरिस्टेम कल्चर। और ये कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दिस आर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर, अंडरस्टूड। फिर आता है एक टर्म सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, इन विट्रो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना। सबसे सिंपल टर्म मैं बता रही हूं, अगर मैं एक प्लांट सेल की बात करूं, दिस इज अ प्लांट सेल, ओके। देखो बेटा, पूरा मैं स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ, बेसिकली मैं बता रही हूँ जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ। ठीक है, हम सबको पता है प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्लांट में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब प्राइमरी सेकेंडरी वो सब मैं नहीं बता रही हूँ, आपको ध्यान बस देना है, जो बेसिक चीजें मैं वो बता रही हूँ। दिस इज आवर साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड दिस इज अवर न्यूक्लियस। दिस इज बेसिकली प्लांट सेल में, मतलब आउटर मोस्ट लेयर जो होगा वो हमारा सेल वॉल होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या करा है, ये जो प्लांट सेल्स है, ठीक है, इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज रिमूवल ऑफ सेल वॉल। अब हमें जो सेल मिला वो क्या है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और हमारा न्यूक्लियस है। फोटो बना दिया, आपको कंसेप्ट समझना बेटा, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, यानी समझो, सिंपली सी बात समझो, हम जब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमें एक टर्म समझना है, प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? प्लांट सेल फ्री फ्रॉम सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, क्लियर हुआ, ये हमारा हुआ प्रोटोप्लास्ट। हम सबको पता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, आउटर मोस्ट लेयर, और सेल वॉल बहुत ही क्या होता है, रिजिड होता है। जब हम इस सेल वॉल को केमिकल को यूज करके रिमूव कर देते हैं, तब जो सेल बचता है उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और जब दो डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट का हम फ्यूजन करते हैं ना बेटा, तो इसी को हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कहते हैं। एनसीईआरटी ने यहां पे एग्जाम्पल दिया है कि हमने टोमेटो और पोटैटो, दो डिफरेंट प्लांट लिया, उनके सेल को फ्यूज करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले टोमेटो सेल और पोटैटो सेल का सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर रिमूव कर दिया गया। रिमूव, वो रिजिड लेयर है जो से फ्यूजन करने से रोकता। अब ये बन गया प्रोटोप्लास्ट, और ये हमारा पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट हो गया, ये हमारा टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट हो गया। ठीक है, इसका जब हम फ्यूजन करते हैं, देखो यहां पे ध्यान से समझना, अब क्या मैं बोल रही हूँ, जैसे यहाँ पे हमने फ्यूजन किया तो ये दोनों सेल का पोर्शन जो है, जैसे चलो लेट्स यहाँ पे बना देते हैं, जनरल बना रही हूँ बेटा, पूरा डायग्राम वैसे नहीं बना रही हूँ। दिस इज योर पोटैटो का सेल एंड दिस इज योर टोमेटो का सेल। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों को फ्यूज करा। अब फ्यूज करके हमें क्या मिल रहा है, ये हमें पहला कंडीशन मिलेगा, ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट
फ्यूजन हुआ, जहां पे सबसे पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ एंड दिस इज नोन एज साइब्रिड। जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है दिस इज कॉल्ड साइब्रिड, और यहाँ पे दो अलग अलग हमें न्यूक्लियस दिखा। फिर क्या होगा बेटा, ये हमारे जो सेल्स हैं, ठीक है, इनके न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया एंड दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड। और बाद में थोड़े टाइम के बाद इसने अपना आउटर मोस्ट लेयर जो सेल वॉल था फिर से रीजनरेट कर लिया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो दिस इज नोन एज सोमैटिक हाइब्रिड। बेटा सोमैटिक हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं बेटा? सोमैटिक हाइब्रिड ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पे सोमैटिक सेल का फ्यूजन हुआ। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? और दिस प्रोसेस इज नोन एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जब दो सोमैटिक सेल का इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो रहा है और उनसे जब हाइब्रिड बन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ? और यही एग्जांपल एनसीईआरटी ने यहां दिया है। पोमैटो ये एक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोडक्ट है। पोटैटो एंड टोमेटो के फ्यूजन से बना है। पोटैटो एंड टोमेटो के फ्यूजन से बना है एंड द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? सबको समझ में आया यहां तक? बेटा डायग्राम बहुत बुरी है, अंडरस्टूड कर लेना। ठीक है, देखो बेटा ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है। ठीक है, आप अगर हायर स्टडीज करते हो, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब जाओगे तो आप इन सबको बहुत डिटेल में और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सच ये प्रैक्टिकली आप करते हो ना तो बड़ा मजा आता है। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, प्लांट ब्रीडिंग्स में अगर आप जाते हो, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड में जाते हो तो इन सबको करते हो प्रैक्टिकली, बहुत अच्छा लगता है। एंड इट इज टेक इट लाइक दिस। देखो यार एक बात समझो, जरूरी नहीं होता लाइफ में कि हम ए बने या बी बने। देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो टेक इट पॉजिटिवली। हो सकता है तुम में से कई फ्यूचर में प्लांट ब्रीडर्स बनो। तो ये सारे टॉपिक्स को अगर इंटरेस्ट अभी तुम्हें पता नहीं, अगर पढ़ोगे तो साइंटिस्ट, प्लांट ब्रीडर्स, इन तरह से की कई ब्रांचेस हैं जिसके बारे में अभी राइट नाउ तुम्हें नहीं पता है। लेकिन साइंस के फील्ड में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे स्टडीज हैं जिसे हम करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, बहुत मजा आता है। तो इसीलिए इन सारे टॉपिक्स को, इसलिए कि बोर्ड में आ रहा है नहीं आ रहा है, नेट के लिए क्या पॉइंट है ये नहीं है, इन सब से भी परे हमें कभी कभी नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि कल हम और भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में है, राइट नाउ हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे ताकि आप और कंफ्यूज ना हो, बट दीज ऑल हैव गॉट अ वेरी फैसिनेटिंग फ्यूचर एज वेल। तो इन्हें आप डिटेल में अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा। पढ़ते रहने का, नॉलेज लेते रहने का, मेहनत करते रहने का, एंड यू शुड ऑलवेज नो कभी भी किसी भी वे में इन सारी चीजों से कोई नुकसान ही नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। ठीक है बेटा? सो हमेशा हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं होता है, पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता बेटा। पढ़िए, हार्ड वर्क करिए। फेस्टिव सीजन आपका होली आ रहा है, एंजॉय द डे, कलर खेलिए, मम्मी पापा से आशीर्वाद लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने बड़ों से ब्लेसिंग लेना। ठीक है, मम्मी पापा मम्मा की हेल्प कर दीजिए घर की सफाइयों में। पढ़ाई भी करते रहने का, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, टाइम टेबल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बेटा आपके एग्जाम्स बोर्ड्स के आ रहे हैं, प्लीज डेडिकेटेडली पढ़ाई करते रहिए। और इसी के साथ हमारा बायो का सिलेबस डिलीटेड, नॉन डिलीटेड, कंप्लीटली कंपाइल कर दिया गया है। ठीक है, आपके सारे चैप्टर्स क्लियर कर दिए गए हैं। आगे फिर हम और भी चीजें करेंगे। राइट नाउ इतना ध्यान से पढ़ते रहने का और अपना ध्यान रखते रहने का। थैंक यू किड्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।